हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 दिसंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि सक्रिय मामले घटकर 3 लाख के करीब। देश में 24 घंटे में कोरोना के 26,624 नए मामले और 341 लोगों की मौत हुई है। दूसरी न्यूज़ है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने झोंकी ताकत। केंद्र ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो कोरोना से प्रभावित रहा उसके लिए क्या कदम उठाए हैं इस न्यूज़ में देखेंगे। तो पहली न्यूज़ है कि सक्रिय मामले घटकर 3 लाख के करीब। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। पिछले कुछ दिनों से नए मामलों से अधिक मरीज ठीक हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सक्रिय मामलों की संख्या कम हो रही है। अभी सक्रिय मामले घटकर 3 लाख के करीब आ गए हैं। ठीक हो चुके मरीजों का आंकड़ा भी 96 लाख के करीब पहुंच गया है। हालांकि 1 करोड़ से ज्यादा संक्रमितों वाला भारत दुनिया का दूसरा सबसे देश भी बन गया है। 1,45,000 से अधिक मरीजों की अब तक जान भी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान 26,624 संक्रमित पाए गए हैं। 29,690 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह सक्रिय मामलों में 3,407 की कमी आई है। सक्रिय मामलों की संख्या 3.05 लाख रह गई है, जो कुल मामलों का 3.04% है। नेक्स्ट न्यूज़ थी कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की तैयारी या झोंकी ताकत। कोरोना के चलते विदेशी पर्यटकों को आवाजाही पूरी तरह ठप पड़ी है। ऐसे में पर्यटन उद्योग को उम्मीदें अब सिर्फ घरेलू पर्यटन के और पर्यटकों से ही हैं। नए साल के दस्तक से पहले इन उम्मीदों को पंख लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग तेजी से घूमने के लिए आसपास के पर्यटन स्थलों की ओर निकल रहे हैं, उससे सरकार और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े दोनों लोग उत्साहित हैं। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के खतरे के डर से एक बड़ा वर्ग अभी भी घरों में कैद है। सरकार अब उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिशों में जुट गई है कि तय मानकों का पालन करते हुए आप घूमने जाएंगे तो कहीं कोई खतरा नहीं है। यात्रा से लेकर रुकना, खाना पीना सब सुरक्षित है। तो ये नेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है कि नेपाल में संसद भंग, अप्रैल और मई में होंगे चुनाव। नेपाल में तेजी से चलते राजनीतिक घटना चक्र में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को सुबह मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और संसद भंग करने की सिफारिश कर दी। कुछ घंटे बाद ही राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद को भंग कर दिया। उन्होंने अप्रैल मई में मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि संविधान में इस तरह से सरकार भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। चुनाव की घोषणा के संबंध में राष्ट्रपति भवन से जारी अधिसूचना के अनुसार 30 अप्रैल को पहले चरण और 10 मई को दूसरे चरण के चुनाव होंगे। नेपाल में 2017 में आम चुनाव हुए थे। संसद में 275 सदस्य हैं। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में लंबे समय से अंदरूनी घमासान चल रहा है। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है राजकोषीय घाटे की चिंता छोड़कर खर्च बढ़ाए सरकार। ये स्टेटमेंट दिया है आरबीआई ने। केंद्रीय बैंक की सलाह, नौकरी व आय में सुधार के लिए खर्च बढ़ाना जरूरी। दूसरी न्यूज़ है कि 3 माह में सरकारी बैंक जुटाएंगे 25,000 करोड़ रुपए। सरकारी बैंक अगले 3 महीने में 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहे हैं और वो कैसे होगा इस न्यूज़ में हम देखेंगे। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि कोरोना की वजह से जो आर्थिक हालात पैदा हुए हैं उसे देखते हुए अभी देश में रोजगार के अवसरों और आय बढ़ाने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाने की जरूरत है। मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में गठित समिति भी यही मानती है। पिछले शुक्रवार को आरबीआई व वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों वाली केंद्रीय बोर्ड की बैठक में हुई परिचर्चा में भी यह राय उभरी है। आगामी बजट तैयार करने में जुटे वित्त मंत्रालय के लिए आरबीआई की यह राय बेहद मायने रखती है। आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की बैठक में दास समेत सभी डिप्टी गवर्नर, निदेशक और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज व वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देवाशीष पांडा उपस्थित थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में करीब
आम सहमति थी, लेकिन कोविड वैक्सीन आ जाने के बावजूद तमाम वजहों से वैश्विक आर्थिक हालात अभी स्थिर नहीं रहेंगे। ऐसे में देश का बेहतर आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में घरेलू कारकों पर ज्यादा जोर देना होगा। नेक्स्ट है, सरकारी बैंक अगले 3 महीने में 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहे हैं। यह रकम इक्विटी और बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाई जाएगी। वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पांडा ने कहा कि ग्राहकों की तरफ से बढ़ती मांग और नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों को पूंजी की जरूरत है। पिछले कुछ महीने के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने बाजार में करीब 40,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पांडा ने कहा कि यह पूंजी इक्विटी शेयर और AT1 यानी अतिरिक्त टीयर 1 और टीयर 2 बॉन्ड के जरिए जुटाई गई है। हम चालू वित्त वर्ष की बाकी अवधि में 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी और जुटाने की उम्मीद कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में केनरा बैंक ने 2,000 करोड़ रुपए, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 3,778 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है संवैधानिक गरिमा पर प्रहार। भारत में संसद से पारित कानूनों का अवमूल्यन और उन्हें खारिज करने के लिए कुछ राज्यों द्वारा विधानमंडलों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। दूसरा आर्टिकल है देश के लिए जरूरी है एक नई हरित क्रांति। किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें ग्रामीण भारत में विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसर सृजित करने होंगे। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है डॉक्टर कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के CEO सृजन पाल सिंह। और तीसरा आर्टिकल है देरी के बाद सही कदम। कुछ चीजें धीमी गति से बढ़ती हैं, लेकिन उसका क्या असर पड़ता है बुनियादी ढांचे पर और परियोजनाओं पर, इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर संज्ञान लिया है कृषि आंदोलन पर, उस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, संवैधानिक गरिमा पर प्रहार। संविधान सर्वोच्च विधि है, यह विधि की ही सत्ता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने अनूठा संघीय ढांचा बनाया है। यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे का भी स्पष्ट उल्लेख है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में केवल संघीय विधानमंडल की शक्तियां गिनाई गई हैं। स्वतंत्रता पूर्व बने भारत शासन अधिनियम 1935 में विधायी अधिकारिता की सूची 3 भागों में थी। पहली संघीय, दूसरी प्रांतीय और तीसरी समवर्ती सूची थी। संविधान निर्माताओं ने वही व्यवस्था अपनाई। संसद यहाँ सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसी प्रकार राज्यों में राज्य विधानमंडल है। सबके अधिकार क्षेत्र सुपरिभाषित हैं। संसद व विधानमंडल संविधान से शक्ति पाते हैं। जनहित में मौजूदा कानूनों में संशोधन, परिवर्धन और निस्सरण व नए कानूनों का निर्माण होता है। हमारा संविधान मुख्यमंत्रियों या अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को किसी भी कानून की अवहेलना का अधिकार नहीं देता। निसंदेह किसी मुद्दे पर मत भिन्नता संभव है। लोकतंत्र में ऐसा होता है और होना भी चाहिए, मगर संसद से पारित किसी कानून को ही मानने से इनकार करना खतरनाक प्रवृत्ति है। संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई विधि में कभी कभी विसंगति होती है। संविधान निर्माताओं को यह अनुमान था, इसलिए अनुच्छेद 254 में स्पष्ट व्यवस्था है कि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई हिस्सा संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के विरोध में है, तब संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी। संसद और विधानमंडल सम्माननीय वैधानिक संस्थाएं हैं। उनकी कार्यवाही का निरीक्षण न्यायालय भी नहीं कर सकते। भारत संभवतः दुनिया का पहला देश है जहां संसद द्वारा पारित कानूनों को खारिज करने के लिए राज्य विधायिका का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि संसद और विधानमंडल दोनों संस्थाओं की अपनी गरिमा है। संसद को संघीय व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिली है, वहीं विधानमंडलों को अपने राज्य क्षेत्र में समवर्ती सूची व राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। कृषि भी समवर्ती सूची में है। संविधान सभाएं संसदीय कानून की शक्ति घटाने का मंच नहीं है। उन्हें राज्य स्तर पर विधायन के अधिकार हैं, लेकिन कुछ राज्य विधानसभा के मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ मुख्यमंत्रियों ने चुनौती भरे लहजे में कहा है कि वे संसद द्वारा पारित किसान कानूनों को अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे।
ऐसी घोषणाएं संवैधानिक हैं, वे भारतीय राष्ट्र राज्य के संघीय ढांचे से पृथक संप्रभु देश की तरह अनाचरण या आचरण कर रहे हैं। पूरा विषय सर्वोच्च न्यायपीठ में भी है। इस मामले पर स्वार्थी राजनीति से बचने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है देश के लिए जरूरी एक नई हरित क्रांति। कुछ किसान संगठनों के जिस आंदोलन ने इन दिनों देश की राजधानी को अपनी चपेट में ले रखा है, उसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। इस विषय पर शायद ही कोई संदेह होगा कि किसान और खेतिहर मजदूर आर्थिक रूप से समाज के सबसे कमजोर तबके का हिस्सा है। वर्ष 1993 में 2015 की अवधि से में पैसे के लिहाज से देखें तो किसानों की आय 9 गुनी हो गई है। इसी अवधि के दौरान मुद्रास्फीति के पैमाने पर ग्रामीण भारत के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 4.5 गुना वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि वास्तविक रूप से किसानों की क्रय शक्ति 2 गुनी से भी कम बढ़ी है, जबकि इस अवधि में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय लगातार 4 गुना बढ़ चुकी है। यानी औसत नागरिकों की आमदनी की तुलना में किसानों की आय आधी रफ्तार से बढ़ रही है। जाहिर है कि स्थिति में हमें किसानों की इन समस्याओं के समाधान पर चर्चा करनी चाहिए। देखा जाए तो किसानों के समक्ष चुनौती इस विरोध प्रदर्शन से कहीं अधिक बढ़ी है। इससे पार पाने के लिए आने वाले समय में भारत को एक नई हरित क्रांति की दिशा में बढ़ना होगा। पहली, हमें खेतों में काम करने आने वाली चीजें जैसे खाद, कीटनाशक, पानी और बिजली की पड़ताल करनी चाहिए। अब तक हमने सस्ते सामानों के इस्तेमाल पर ही जोर दिया है, परंतु उनकी गुणवत्ता की अनदेखी की है। किसानों ने कई बार कहा कि उनकी समझ में नहीं आता कि कितनी मात्रा में खाद या कीटनाशक डालें, क्योंकि उन्हें उसकी गुणवत्ता का अंदाजा नहीं हो पाता। कई मामलों में इन वस्तुओं की न केवल गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि उनके नतीजों को लेकर भी अनिश्चितता बनी रहती है, जिसके अक्सर जरूरत से ज्यादा और असंतुलित सामानों की खपत हो जाती है। जाहिर है कि खेती में लगने वाले सामानों में जुड़ी इस विसंगति को दूर करने के लिए किसानों में जागरूकता प्रसार के लिए एक तंत्र की जरूरत है। दूसरी बात यही कि हमें कृषि में आधारभूत परिवर्तन लाने की वाली तकनीक को अपनाना होगा। हरित क्रांति इसी कारण संभव हुई क्योंकि हमने नई तकनीक को अपनाया, और श्वेत क्रांति नए प्रबंधन को अपनाने का परिणाम थी। सवाल है कि देश में खेती किसानी अगली बड़ी छलांग कैसे लगा सकती है। आखिरी बात, हमें ऐसे उद्यमियों की जरूरत है जो भारतीय कृषि व्यवस्था को गति और सही दिशा दे सकें। एक ऐसा देश जहां दुनिया में सबसे ज्यादा किसान हैं, उन्हें वनस्पति विज्ञान, फसल विज्ञान और संबद्ध कृषि में दुनिया के सबसे अच्छे संस्थान बनाने पर विचार करना चाहिए। इसके साथ हमें कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और उनके प्रबंधन के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा करना चाहिए। उनके लिए उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत होगी ताकि वे किसानों के लिए सबसे अच्छी सामग्री जुटा सकें और कृषि उत्पादों को सीधे ग्राहकों को पहुंचा सकें, जो अक्सर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। वास्तव में भारत में 15 करोड़ कृषक परिवार रहते हैं। खेती देश की करीब 60% आबादी की आय का प्रमुख स्रोत भी है। इतनी बड़ी संख्या के पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीण भारत में वैकल्पिक रोजगार के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है। कम आय वाली छोटे पैमाने की खेती ऐसा पर्दा है जिसे पीछे हमने गांवों में बेहिसाब बेरोजगारी को छिपा रखा है। नेक्स्ट है कि देरी के बाद सही कदम। अपने देश में कुछ मामलों में चीजें कितनी धीमी गति से आगे बढ़ रही, इसका एक उदाहरण और कानून मंत्रालय की ओर से राज्यों को लिखी गई आशय की चिट्ठी है कि वे बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं से जुड़े विवादों को हल करने के लिए विशेष अदालतें गठित करें और 1 सप्ताह में कुछ इन्हीं विवादों को निपटाने के लिए समर्पित करें। कायदे से यह बात तभी शुरू हो जानी चाहिए जब 2 वर्ष पहले संबंधित कानून में इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक संशोधन कर दिया गया था। कोई नहीं जानता था कि इस ओर अपेक्षित ध्यान क्यों नहीं दिया गया। जो भी हो, कानून मंत्रालय की ओर से राज्यों को भेजी गई चिट्ठी से यह इंगित होता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों ने अपेक्षा के अनुरूप काम करना शुरू कर दिया है। समझना कठिन है कि यह काम अन्य राज्यों में क्यों नहीं शुरू हो सका। कम से कम अब तक तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं से जुड़े विवादों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर हो। इन विवादों के निपटारे में तत्परता का परिचय केवल इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि इससे कारोबारी माहौल को और सुगम बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि इसलिए भी किया जाना चाहिए ताकि विकास परियोजनाओं
गति मिल सके और विभिन्न परियोजनाओं के लटकने के कारण उनकी लागत में होने वाली अनावश्यक वृद्धि से बचा जा सके। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, कोहली टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर, काबिज स्मिथ के करीब। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को करारी शिकस्त मिली, लेकिन कप्तान विराट कोहली एडिलेड में पहली पारी के दौरान 74 रन की पारी के दम पर आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज स्टीव स्मिथ के काफी करीब पहुंच गए हैं। रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज भारतीय कप्तान की अर्धशतकीय पारी से उन्हें 2 रेटिंग का फायदा मिला, जिससे उनके अंक 888 हो गए हैं। इस टेस्ट की दोनों पारियों में एक एक रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्मिथ को 10 अंक का नुकसान हुआ, जिससे उनके नाम 901 रेटिंग अंक रह गए हैं। तो ये आज का यानी 21 दिसंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। और देखिए कुछ सुधार करने की कोशिश की जा रही है, जो आपको ये वीडियो दिए जाते हैं। आई होप आपको जल्दी ही और बेहतर तरीके से न्यूज़पेपर का एनालिसिस करके प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि कटिंग दिखाई जाए या न्यूज़पेपर को दिखाया जाए। देखिए पूरा न्यूज़पेपर दिखाना संभव नहीं है, यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से आपको सरलता बनेगी मैं उस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।